हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर से स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के उसी चैप्टर के साथ मुकेश सर। बात किस पे कर रहे थे? मौलिक अधिकारों पे कर रहे थे। चैप्टर क्या स्टार्ट कर रखा था? बात इस पे कर रहे थे। चैप्टर का नाम होता है क्या? मौलिक अधिकार। यदि बात की जाए मौलिक अधिकारों की तो सामान्य परिचय तो हम पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय तो हम पढ़ चुके। हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान का भाग 3 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। बात की जाए यदि मौलिक अधिकारों की तो मैंने ये पूछा था पिछली क्लास में कि भारतीय संविधान के वह कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं जिसमें भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। किसी कैंडिडेट ने जवाब नहीं दिया अभी तक तो, और मैं भी नहीं बता रहा। चर्चा की जाए यदि मौलिक अधिकारों की तो हमने पढ़ा क्या? भारतीय संविधान का तो भाग 3 और भारतीय संविधान के भाग 3 के यदि अनुच्छेदों की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। आर्टिकल पूछे जाए तो 12 से 35 तक किया गया है। और पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा थी वो भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तो लिए जाते हैं और भाग 3 में उल्लेख कर दिया जाता है। इसी चैप्टर को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। क्लियर है यहां तक? यदि बात की जाए इसी चैप्टर की तो मेरे भाई भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल मौलिक अधिकारों में आता तो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद। आता कौन सा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा आता है? 12 आता है। और अनुच्छेद 12 की ही चर्चा कर ली जाए तो मेरे भाई ये अनुच्छेद पिछली बार रीट लेवल सेकंड में पूछ लिया गया। ये अनुच्छेद पिछली बार रीट की एग्जाम हुई थी सेकंड लेवल की, उसमें पूछ लिया जाता है। बात की जाए यदि अनुच्छेद 12 की तो मेरे भाई इसमें कोई अधिकार तो नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया क्या गया? क्या दिया गया? मेरे भाई एक शब्द की परिभाषा दी गई है। और वो शब्द होता है राज्य। शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है कि राज्य क्या होगा, वो उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में दिया गया। और पिछली बार रीट लेवल सेकंड में प्रश्न यही पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। ये तो पूछ लिया जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस, इनके लिए बता देता हूं। ये तो राज्य लिखा है, एक लिख रहा हूं राष्ट्र। यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान राज्य है या फिर भारत राज्य है, तो पॉलिटिकल साइंस में करना राजस्थान एक राज्य है, भारत एक राज्य नहीं। क्या सही है? नहीं है। मैंने क्या बोला? राज्य क्या है? तो मेरे भाई भारत एक राज्य है, राजस्थान राज्य नहीं। किसके अनुसार? पॉलिटिकल साइंस के अनुसार। क्यों नहीं है? पहले बात कर लेता हूं अनुच्छेद 12 की कर लेता हूं। अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, इसमें दिया गया कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, इसके सभी कर्मचारी, सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत शामिल होंगी। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जितने कर्मचारी हैं, जितनी संस्थाएं हैं, वो राज्य का क्या है, अंग होंगी। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान का आर्टिकल 12, इसमें तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया और वर्तमान में क्या चल रही है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा चल रही है। वर्तमान में राष्ट्र राज्य की अवधारणा चल रही है। पटवार और रीट वालों के लिए बता रहा हूं, यदि राष्ट्र पूछा जाए और राज्य पूछा जाए तो मेरे भाई राज्य तो राजनीतिक इकाई है और राष्ट्र क्या, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इकाई है। राज्य क्या है, राजनीतिक इकाई, राष्ट्र क्या है, राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई है। यदि राष्ट्र में पढ़ा जाए तो उसकी कल्चर भी पढ़ी जाती है, लेकिन राज्य में क्या, केवल राजनीतिक इकाई होती है। बात की जाए भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 की, तो अभी मैंने एक बात बोली कि भारत राज्य है या राजस्थान, तो हमने बोला कि भारत एक राज्य है। किस आधार पे कह सकते हैं, और यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं राज्य के अंग। क्या पढ़ा रहा हूं, राज्य के अंग पढ़ा रहा हूं। प्रश्न नहीं पूछा गया, यदि पूछा जाए कि राज्य के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी तक राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में पूछा गया, प्रश्न लिख रहा हूं राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का। प्रश्न पूछा जाता मेरे भाई संसद के अंग होते हैं, प्रश्न लिख दिया संसद के अंग होते हैं। वैसे प्रश्न यहां भी बन सकता है कि राज्य के अंग होते हैं। ऑप्शन मिलता है हमें लोकसभा, ऑप्शन मिलता है लोकसभा, दूसरा मिलता है राज्यसभा, तीसरा मिलता है लोकसभा, एवं राज्यसभा, और चौथा मिलता है लोकसभा, राज्यसभा एवं मेरे भाई राष्ट्रपति। तो प्रश्न यहां भी बन सकता है अच्छे से अच्छा। पूछा क्या, संसद के अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। यदि मेरे भाई पूछे जाएं संसद के अंग होते हैं तो हमें करना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं और सदन पूछे जाए तो मेरे भाई भारतीय संसद के सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। लेकिन अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। संसद कोई भी कानून पारित कर देती है, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो विधेयक कानून का रूप नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। इसके बाद मैं एक प्रश्न यही बता देता हूं, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग किस समिति की सिफारिश पर माना गया था। समिति पूछी जाए तो मेरे भाई समिति का नाम होता है एन गोपाल स्वामी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग मान लिया जाता है। तो संसद के अंग तो 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं, और यहां पर राज्य पढ़ा रहा हूं तो मेरे भाई राज्य के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। राज्य के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर है, समझा रहा हूं भारत क्यों नहीं है या क्यों है, राजस्थान क्यों नहीं है, ये अंतर समझा रहा हूं। कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, भारत की तथा राजस्थान की तुलना कर रहे हैं। किसके आधार पे, राज्य के अंगों के आधार पे।
कि भारत राज्य है या राजस्थान राज्य है, तुलना कर रहे हैं अनुच्छेद 12 के अनुसार, तो मेरे भाई 4 अंग होते हैं, चारों पढ़ा रहा हूं। यदि यहां पर एक और लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, क्रम संख्या लिख दी जाए। बात किसकी कर रहे हैं, अंगों की। पहला अंग होता है मेरे भाई निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, वही राज्य होगा जिसकी क्या होगी, निश्चित जनसंख्या हो। डायग्राम थोड़ा सही बना देता हूं कि यहीं लिख देता हूं कि अंग कौन सा होगा, दूसरा लिख देता हूं भारत के पास कौन सी चीज है और राजस्थान के पास कौन सी चीज है। क्रम संख्या एक पहला अंग होता है, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। और बात की जाए निश्चित जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की भी जनसंख्या है निश्चित और राजस्थान की भी है। बात क्या सामने आई कि पहली शर्त भारत भी पूरी करता है, राजस्थान भी करता है। इसके बाद में दूसरा लिखा जाए और दूसरा दिया गया निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या निश्चित क्षेत्रफल होगा तो वो क्या होगा, राज्य होगा। और मेरे भाई भारत का भी अपना निश्चित क्षेत्रफल है और राजस्थान का भी अपना निश्चित क्षेत्रफल है, यानी 2 शर्त दोनों पूरी करते हैं। इसके बाद में लिखा जाए तीसरा, तो तीसरा दिया गया उसके पास अपना शासन चलाने के लिए सरकार भी होनी चाहिए। तो राजस्थान के पास भी अपनी सरकार है और भारत के अनुसार भी अपनी सरकार है। तो 3 शर्त तो पूरी करते हैं, राजस्थान भी पूरी करता है और भारत भी पूरी करता है। इसके बाद में चौथी शर्त संप्रभुता होती है। और संप्रभुता क्या, भारत के पास है, राजस्थान के पास नहीं है। मैंने तो मेरा काम निकालने के लिए यहां बता दिया, लेकिन ये बात भी कि संप्रभुता होनी चाहिए, वो ही राज्य होगा। तो भारत के पास संप्रभुता है, राजस्थान के पास नहीं है, इस कारण राजस्थान राज्य नहीं है। एक प्रश्न यहां से भी बनाया जाए कि राज्य की नवीनतम अवधारणा या राज्य का नवीनतम अंग कौन सा है, तो मेरे भाई राज्य का नवीनतम अंग संप्रभुता होती है। क्लियर है यहां तक। यदि बात की जाए संप्रभुता की, यदि पूछा जाए अर्थ क्या होता है, तो मेरे भाई निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति होती, यानी जिसके पास निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति होगी वो क्या होगा, अपने आप में राज्य होगा। और जो संप्रभुता होती है मेरे भाई, ये भी 2 प्रकार की होती है। यानी निर्णय लेने की शक्ति कैसी होनी चाहिए, एक तो मेरे भाई आंतरिक होनी चाहिए और दूसरी मित्रों बाहरी होनी चाहिए। यानी खुद के फैसले लेने में भी वो स्वतंत्र हो और दूसरे के फैसले लेने में भी, यानी किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ समझौता करना है, ये फैसला लेने में भी कोई कैंडिडेट संप्रभु होता है तो उसे राज्य कहा जाता। यदि बात किसकी की, भारत की और राजस्थान की यहां बता देता हूं संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी होती है। तुलना किसकी कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं। यहां पर उदाहरण से समझा जाए कि भारत संप्रभु है दोनों मामलों में या राजस्थान है। सीधी सीधी बात कि राजस्थान का, कि भैया राजस्थान को मुख्यमंत्री है कौन, गहलोत, और भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। किसकी बात कर रहे हैं कि राजस्थान को तो मुख्यमंत्री गहलोत और भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ए दोनों फैसलों करें कौन सा को लागू हो है। बात यह है, गहलोत ने रात ने सपनों आयो
सपनों के आयो, सपनों यो आयो। गहलोत है भाई काल सुबह 9 बजे। क्या कह रहे हो गहलोत? काल सुबह 9 बजे राजस्थान में एक जिलो है जैसलमेर, बीजा बता भी तेल का कुआ इनावन सन ने बंद कर दिया जा। कै दिन के लिए? 2 महीना के लिए। बात की है, बात यह है भाई कि गहलोत कह रहा है, किस पे बोल रहा है? फैसला गरा कोई लिया। लेकिन गहलोत ने तो आदत पड़ेगी काल और सपनों आ जाए और क्या कह दे, गुजरात आलो बंदरगाह ना कांडला बीत जाऊं कोई भी व्यापार को नहीं करियो जस। तो वो फैसलो तो लागू जैसी जैसलमेर वालों तो, लेकिन गुजरात वालों को नहीं हो है। क्या गुजरात का फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है, राजस्थान का सीएम है तो राजस्थान में ही लेगा। तो क्या है, आंतरिक संप्रभुता ही है, बाहरी नहीं है इसके पास। लेकिन यदि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कह दिया, क्या कहा कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में तेल का उत्खनन बंद किया जाए, वो भी लागू होगा। और राष्ट्रपति गया कहाँ? घूमने जापान चला गया और वहां से संधि और समझौता करके आ गया कि राजस्थान से जो अरावली पर्वतमाला निकलती है उसमें जापान की कंपनी उत्खनन करेगी। तो राजस्थान के सीएम की भी हिम्मत नहीं है कि वो मना कर दे, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। तो भारत क्या है? संप्रभु है, राजस्थान नहीं है। भारत क्या होगा? एक राज्य होगा, राजस्थान नहीं होगा। पढ़ाया क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है, 4 अंग होते हैं। निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, अपनी सरकार होनी चाहिए तथा उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, वो ही राज्य होगा। और भारत क्या है? राज्य है, राजस्थान राज्य नहीं है। मेरी ओर से आर्टिकल 12 पूरा है। इसके बाद में एक अनुच्छेद की चर्चा और कर रहा हूं। यदि चर्चा की जाए अगले अनुच्छेद की, तो मेरे भाई अगला अनुच्छेद आता है, नाम होता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 होता है। यदि चर्चा की जाए अनुच्छेद 13 की, तो अनुच्छेद 13 में दिया क्या गया? यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं। एक तो विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। क्या बोल रहा हूं? केवल परिभाषा दी गई है, विधि शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। इसमें अनुच्छेद 13 में केवल विधि शब्द की परिभाषा है, विधि शब्द का उल्लेख नहीं किया। यानी कानून क्या होगा उसको परिभाषित किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में। यहां तो लिखा विधि शब्द, और एक नाम और लिख रहा हूं, विधि का शासन। यदि यह पूछा जाए विधि का शासन, यानी विधि के शासन को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया? विधि पूछा जाए तो अनुच्छेद 13 में, और विधि का शासन पूछा जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में विधि के शासन को परिभाषित किया गया। परिभाषा ही बता रहा हूं, शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद में लिखा गया, एक नाम और लिख रहा हूं, नाम क्या लिख रहा हूं? न्यायिक। न्यायिक पुनरावलोकन लिख रहा हूं। और न्यायिक पुनरावलोकन शब्द की परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दी गई है। यहां पर भी यही चीज याद रखनी है कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है,
क्या है न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा दी गई। क्लियर है यहाँ तक। तो आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा, न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा दी गई है। अब बात की जाए न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। जी मित्रों, यदि कानून तो संसद बनाती है, संसद द्वारा बनाए गए कानून, इनकी जांच करना किसके द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कि वो सही है या गलत है, उसको ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। यानी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। यदि बात की जाए न्यायिक पुनरावलोकन की, तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका सर्वप्रथम प्रारंभ 1803 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का जनक किसे कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। तो भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कोई दिक्कत। यदि बात की जाए 1803 की, तो अमेरिका में एक मामला आया था। उस मामले का नाम था मारबरी बनाम मेडिसन वाद। मामला था मारबरी बनाम मेडिसन वाद। कहाँ की बता रहा हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बता रहा हूं कि मारबरी बनाम मेडिसन वाद में 1803 के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत की जाती है। और जो इसके तहत फैसला दिया था उस कैंडिडेट ने, यानी न्यायाधीश का नाम था मेरे भाई जॉन मार्शल ने दिया था। दोनों चीजें बता चुका हूं। 1803 में शुरुआत की जाती है, मुकदमा पूछा जाए मारबरी बनाम मेडिसन वाद था, न्यायाधीश पूछा जाए जॉन मार्शल था। तो भारत ने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके बाद में एक पर्सन छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत किस वाद से मानी जाती है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत किस वाद से मानी जाती है, यहां तक तो पढ़ा चुका हूं। इसके बाद में भारतीय संविधान का आर्टिकल 13, इसमें दिया गया यदि संसद कोई कानून बनाती है और वो यदि व्यक्ति के अधिकारों के अनुकूल नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर सकता है, रद्द भी घोषित कर सकता है। इसी कारण भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए अधिकारों का रक्षक कहा जाता है तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 भारतीय न्यायपालिका को अधिकारों का चौकीदार के रूप में परिभाषित करता है। अधिकारों का चौकीदार कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, अधिकारों का रक्षक कहा जाता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ये बात तो आर्टिकल 13 में दी गई है, लेकिन अधिकारों की रक्षा किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत की जाती है। कल कैंडिडेटों ने बोला सर प्लीज़ थोड़ा बड़ा लिखा जाए, आज बड़ा लिखा है, किसी कैंडिडेट को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताने का प्रयास किया जाए। 2 आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ, कल अगली क्लास में पहला अधिकार स्टार्ट कर दूंगा। आज स्टार्ट करूंगा तो पूरा अधिकार नहीं हो पाएगा, तो कल स्टार्ट करता हूं। भारतीय संविधान का पहला मौलिक अधिकार 2 अनुच्छेद पढ़ाए हैं, अनुच्छेद 12 तथा 13। इसको पढ़ा जाए और घर पे रहा जाए। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।